आज सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन स्टार्ट होने वाला। प्रायद्वीप पे भारत का पठार, वीडियो नंबर 17। ठीक, अब होगा तुम्हें खतरा, क्योंकि यहाँ से मेंस में भी आने वाला और पीरी के अंदर तो भरमार मात्रा में बरसते हैं यहाँ सवाल। समझ में आया बात? है किसी इंसान के दुख के दो ही कारण हो। पहला, उसे समय से पहले चाहिए और सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक, वो ना समय से, किस्मत से पहले चाहता और समय से भाग्य से पहले चाहता और कुछ ज़्यादा ही चाहता। ये तो कारण हो। तो किस्मत से पहले तुम्हें कभी नहीं मिलने का, भाग्य से पहले जिसे बोलते हैं, भाग्य नाम का कोई शब्द हो नहीं होता। तो किस्मत से पहले कभी नहीं मिलने का और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलने का। तो इंसान के दुख का यही कारण हो, उसे ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए और समय से पहले चाहिए। ठीक, जो तुम्हारा कभी नहीं होने का। तो दुख के कितने कारण हो? दो कारण हो। नंबर फर्स्ट, एक तो उसे किस ज़्यादा चाहिए, और दूसरे नंबर पर भाग्य से पहले चाहिए, समय से पहले चाहिए। यही समस्या है। तो भाई अभी मेहनत करते करते मुझे खुद मेहनत करते करते पूरे 3 साल बीत चुके। 3 साल तो मैं लगातार पढ़ ही रहा, कुछ नहीं करा। मैंने 3 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। सिर्फ कंपटीशन का पढ़ता था, नौकरी का पेपर भरता था, नंबर आते थे और छोड़ने का प्लान था मेरा। बस आता था, जाता था, छोड़ता था, आता था, जाता था, फिर छोड़ता था। धीरे धीरे अभी मैं भी एग्जाम में बैठे हुए कम से कम 3 साल पूरे बीत चुके मुझे। समझ में आया बात? जुलाई 2019 वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और दिसंबर तक आते आते ना, मैं दिसंबर 2019 तक आते थे पूरी तरह सीरियस हो चुका था एग्जाम में। फिर कोरोना ही लग गया था आगे जाके। फिर कोरोना मैंने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करी, बहुत भयंकर तरीके से। कोई आया था ही नहीं, समझ, खुद ही पढ़ता रहता था बैठा बैठा। नहीं नहीं, खुद होती रहती थी। तो मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में चला गया। जितना मैंने पढ़ा हुआ ना, सभी सारा डाटा, अधिकांश जो मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ सारा, वो सब मैंने कोरोना में पढ़ा हुआ। उसके बाद तो मेरी पढ़ाई में हमेशा गिरावट ही आई। समझ में आई? इस तरह अरावली पर्वत की जो चोटी ना धीरे धीरे उधर द्वार की तरफ घट के चली जा, इसी तरह गिरावट ही आई। समझ में आया बात? है ठीक। तो जो एक इंसान को हमेशा अकेला टाइम मिलना बहुत ज़रूरी हो, यानी अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी हो, ताकि तुम अपने बारे में सोच सको। समझ आई बात? चल क्या रहा ज़िंदगी में? समझ में आया बात? है अपने आप को अकेला छोड़ना, अकेला करना बहुत ज़रूरी हो जीवन में, ताकि अपने बारे में सोच सकता हो। समझ में आया? और दूसरा, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ना, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहना भी बहुत ज़रूरी हो, उनकी बातें सुनना। समझ में आया बात? है अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने से इंसान प्रेरित हो। नहीं तो इतनी बड़ी रास्ता हो, इसमें तुम कभी भी निगेटिव हो सकते हो और कभी भी पॉजिटिव हो सकते हो। निगेटिव कई बार होगे तुम। समझ में आया बात? है कई बार निगेटिव हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। समझ में आया बात? हर हिम्मत जो हार गया ना, बस वो गया। और उस बंदे को देखे बेचारा 4 बार इंटरव्यू दे चुका, 4 बार इंटरव्यू दे चुका और फिर भी एग्जाम की तैयारी कर रहा। उसके अंदर कितना साहस रहा होगा, और तुम तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं। समझ रहे हो? तुम तो पहुँचे भी नहीं वहाँ तक कभी। तो फिर उन्हें देखने के बाद ना, अंदर तो इंसान उत्साहित हो कि यार ये भी तो इंसान होगा, कितना दर्द झेल रहा होगा अंदर एक एग्जाम। और चलो कोई बात नहीं, तुम तो भी घर बैठ कर तैयारी कर रहे हो, ऐसे दिखा दूंगा अपना पूरा सब कुछ छोड़ कर घर से, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कमरा लेकर तैयारी कर वहाँ रह रहे, और कर्जे पे उसके घर वाले पूरे कर्जे में डूब चुके एक बंदे को पढ़ाने के चक्कर में। अब 5 साल हो गए उसका एग्जाम नहीं निकला। उन्हें देखो। समझ में आया बात? है और कोचिंग फीस का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा। दुनिया में सबसे खतरनाक काम पता क्या हो? अपना घर छोड़कर अकेले रहना और मैनेज करना सबसे हार्ड काम हो। ये मैंने कर रखा है ना, मैं तेरी बता रहा हूँ तुम। खाना, कपड़े धोना, नहाना, दूसरों का किराया देना, फिर खाना बनाना, ये सब मुझे पता, मालूम है मुझे। समझ में आया बात? है तो दुनिया में सबसे हार्ड काम हो अकेले रहना, समझे? लेकिन अकेले हो और रहो तो एक ही बात है, क्या? हमेशा से ईमानदारी से पढ़ाई करो। मोबाइल फ़ोन को ना साइड में रख दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो साइड में। कुछ नहीं होना चाहिए। जब पढ़ाई करो ना, बहुत सीरियस होगा। ये थोड़ा ही पढ़ने बैठे थे, थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आ रहा किसी और का, फिर टन टन घंटी बज रही, उसमें नोटिफिकेशन ऑन करोगे, फिर थोड़ा फिर गई देखो क्या चल रहा है सब। हर 10 चंद सेकंडों के बाद फिर फ़ोन उठा रहे, पता ही नहीं चल रहा। घंटों घंटों तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा, फ़ोन वाड़ में जाओ, कुप्पी से चिपके हुए। ऐसा चाहिए पढ़ाई। इस तरह का मेडिटेशन बनाना पड़ा पढ़ाई के अंदर। समझ में आया? 1000 बार टूटोगे, 1000 बार खड़े होना पड़ेगा तुम, 1000 बार टूटोगे,
हर दिन। अभी तो तुमने सीरियस हो पढ़ाई करनी शुरू भी नहीं करी, ठीक, उस दिन तुम जिंदगी में बहुत सीरियस हो जाओगे जिस दिन पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे। और देने के बाद वहाँ तो एग्जाम देके निकलोगे ना, तो तुम्हें वास्तव में समझ में आएगा तुम हो कौन और ये एग्जाम क्या चीज़ है। अब तो तुम्हारा लेवल किस हद तक पहुँचा था। और देने के बाद और 25-30 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और 30 दिन के बाद जब रिजल्ट आने वाला होगा तब तुम्हें समझ में आएगा तब कि तुम कितनी मेहनत कर दी। 1 साल बाद मार्कशीट आती है, कितने नंबर आते हैं उसके अंदर, समझ में आ बात है। ये सारे के सारे नंबर काउंट हो आते हैं, तो पता लगता सी सेट में तेरे नंबर थे, जीएस जनरल स्टडी थी उसमें तेरे नंबर थे, ये सब चीज़ें काउंटिंग हो, फिर समझ में आओ हम कितना पढ़ रहे थे। समझ में आया, फिर पता लगा हम कितना पढ़ रहे थे कि हाय कर रखी थी बस ये था। इसलिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़ो क्लियर कट पता होना चाहिए क्यों हो कैसा। मैंने कहा पढ़ते वक्त एक ही बात याद रखनी, मेंस का क्वेश्चन साइड में और प्री का जो क्वेश्चन है बुकलेट खुली हुई चाहिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त खुली हो टॉपिक में, अपनी आंखों देखना चाहिए क्वेश्चन है नहीं है। चलो आज हम लेक्चर नंबर 17 पर पहुंच चुके। लेक्चर नंबर 17 में बहुत ज्ञान छिपा हुआ, बहुत सवाल पूछे यहाँ पे। प्रायद्वीपीय भारत के पठार, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो ग्रीन कलर का बनाया गया है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ग्रीन कलर का जो क्रॉस क्रॉस करके बनाया गया, पूरा पूरा ध्यान लगाकर समझना, दिमाग पूरा क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें सुनाना भी होगा, इतना डाटा मैं तुमको रोज दूंगा। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और ये प्रायद्वीप के जो भारत का पठार है ना, ये गोंडवाना लैंड का भाग, और ये ना पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल 32,77,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना, उसका 16% हिस्सा यही है। आया समझ में? 16% हिस्सा यही है भारत का, ये जो बना रहा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। 16 लाख किलोमीटर का 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया यही है। 32,87,000 किलोमीटर यानी आधा हिस्सा है। 32 का आधा 16 नहीं होता, तो लगभग आधे हिस्से के बराबर है। पूरा भारत एक तरफ हुआ, ये आधा हिस्सा। ओरिजिनल भारत यही, समझ में आया? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्यों कहते हैं? प्रायद्वीप का मतलब पता क्या हो? तीनों ओर जल से घिरी हुई राशि को प्रायद्वीप कहते हैं। पिछले वाली क्लास में सब बताया गया प्रायद्वीप किसे कहते हैं। एक ऐसा स्थलखंड जिसके तीनों ओर जल राशि हो, एक ऐसा स्थलखंड जिसके तीनों ओर जल राशि हो, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप, समझ में आया बात? तो इसका नाम भारत, तो प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। भारत का या ना प्रायद्वीपीय भारत का पठार कह देते हैं, कभी कभी उपमहाद्वीप भी कह देते हैं। उपमहाद्वीप, तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार कह दो, उपमहाद्वीप कह दो, एक ही मतलब होगा। समझ में आया बात? जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार क्यों कह रहे? एक टेबल नुमा करती हो पठार, इस तरह टाइप की टेबल नुमा करती। समझ में आया बात? जो पठार हो इस तरह टेबल नुमा करती हो, यानी एक कुछ उठा हुआ होगा, इधर भी इसके सागर, इधर भी सागर, इधर भी जल राशि, इधर भी जल राशि, इधर भी जल राशि। इधर जो जल राशि मौजूद है ना, उसे बंगाली खाड़ी कहते हैं। इधर जो जल राशि मौजूद है उसे अरब सागर कहते हैं, और नीचे जल राशि मौजूद है उसे हिंद महासागर कहते हैं। इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है? इंडियन पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। याद आएगी बात? ठीक, तो इसे कहते हैं कि एक प्रकार का ऐसा स्थलखंड हो, ऐसा कॉन्टिनेंट टाइप हो, जिसके तीनों ओर इधर 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 तीनों साइड में क्या हो? जल राशि हो। जल राशि, इतनी बात बताओ जो समझ में आई नहीं आई तो तुमसे पूछ, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा था तुमसे, पूछा था इस तरह का जो प्रायद्वीप हो, ये क्या केवल भारत के अंदर ही हो? ऐसा कोई प्रायद्वीप पूरी दुनिया में और कहीं भी है? और है तो फिर सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, ये भी मुझे बताई दो। तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ना, वो अरब का प्रायद्वीप, जो अफ्रीका है ना उसके डायरेक्ट ऊपर पड़ता है अरब का प्रायद्वीप, जिस पर अरब के प्रायद्वीप पर ना ओमान, यमन, सऊदी अरब, इराक नहीं, सऊदी अरब हुआ, कुवैत हुआ, कतर हुआ, ये सभी देश इस पे बसे हुए अरब प्रायद्वीप पर। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रायद्वीप वही है। पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे ना, सबसे बड़ा जरूर पूछता कि पूरी दुनिया में पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, तो आप बताओगे अरब का प्रायद्वीप। बता दोगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब का। ये बात तुम्हें लिखनी होगी, पहला फैक्ट ये, पहले ही बताओ प्रायद्वीप बता दोगे किसे कहते हैं प्रायद्वीप। हम पढ़ के आ रहे थे, पता भी तुम, पूरे भारत का ना प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे हम। 6 भागों में बांटा गया पूरे भारत को 6 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पश्चिमी मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। और जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, वो मैंने कल पढ़ा चुका मैं, उसमें काउंटिंग हो जाएगा उत्तर के मैदान के अंतर्गत, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं इतने खास। क्वेश्चन भी लिखवाए थे, 5 क्वेश्चन लिखवाए, और पिछले वाली वीडियो के अंदर ना मैंने पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करा, बहुत गहराई वाले भाग से। समझ में आया बात? किसी छात्र को भी प्रॉब्लम यहाँ तक
उसके बाद आज हम क्या समझने वाले, जो प्रायद्वीप भारत का पठार है ना, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। पहले मैं सामान्य तरीके तो बताऊंगा तुम्हें, फिर बताऊंगा मैथ का क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखोगे। पहले अपनी जानकारी जुटा लो, जानकारी मेन चीज, जानकारी जुटा लो। अभी मैं प्रायद्वीप भारत के पठार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बताओ प्रायद्वीप भारत का पठार कैसे कहते हैं, बता दोगे क्या, बता दोगे? एक ऐसा स्थलखंड या भूखंड जिसके तीनों ओर जल राशि हो उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, केवल प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ऐसे बच भारत का नहीं, केवल प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसे उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ये महाद्वीप तो पूरा ऊपर एशिया महाद्वीप नहीं है, उसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ, उसे बोलते हैं उपमहाद्वीप। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अरे भाई एशिया महाद्वीप नहीं है, उसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ, इसे बोलते हैं उपमहाद्वीप। कॉन्टिनेंट हो, एक हो सब कॉन्टिनेंट, इसे हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन ना, ये इंडियन पेनिनसुला एक प्रकार का सब कॉन्टिनेंट, समझ में आया बात है। और भारत के उपमहाद्वीप को लेकर ना बहुत सवाल पूछे, 2021 में सवाल पूछा, 2020 में सवाल पूछा, 2022 में सवाल पूछा, 21, 22, 20 ये हर जगह सवाल पूछे हुए। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, तो इंडियन कॉन्टिनेंट है ना हमारा, ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट ये मौजूद है, ये इंडियन कॉन्टिनेंट, समझ में आया बात? इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। भाई साहब ये ना प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने का पता क्या मतलब था? इसकी उत्पत्ति लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुई होगी। इसके आज समझ 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये बना होगा, अंदाजा लगा लो ये। और जो सबसे पहले बना होगा ना, इसका मतलब सबसे पहले जो बना होगा ये जल्दी ठंडा हुआ होगा। जब जल्दी ठंडा हुआ होगा, इसका एक भाग ना धीरे धीरे ऊपर के, ये गोंडवाना लैंड का भाग ये शील्ड शंकु की तरह कार्य करता। अभी शील्ड शंकु क्या हो, शील्ड शंकु का मतलब पता क्या हो? जो जैसे जैसे ना जब जल्दी ठंडा हुआ होगा, ये भाग जल्दी जल्दी सिकुड़ गया होगा ऐसे, और ऐसे सिकुड़ गया होगा ना, धीरे 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 ऐसे सिकुड़ गया होगा। बहुत साल पहले बात बता रहा हूँ मैं, 500 मिलियन ईयर्स पुरानी बात, सिकुड़ गया होगा। तो इसके अंदर के जो पदार्थ थे ना, आए तो फिर इसका आयतन भी कम होगा जब सिकुड़ गया होगा, समझ में आई बात? और जब सिकुड़ गया होगा, इसके ऊपर एक प्रकार की लेयर जम चुकी होगी, लेयर जम चुकी होगी, ऐसी लेयर दिखाई देगी, वह लेयर ऐसी। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। और धीरे धीरे ना जो इसके अंदर जो भाग होगा, जो लावा की फॉर्म में होगा, वो लावा बाहर निकलना चाह रहा होगा। जो बाहर निकलना चाह रहा होगा तो उससे तरंगे निकलेगी, और तरंगे इसे भेद कर ना आगे चली जाएगी। और जैसे आगे चली जाएगी ना, तो इस तरह करके लावा ऐसे ऐसे करके फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके लावा फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके फैलना स्टार्ट हो जाएगा लावा, ऐसे ऐसे करके। इस तरह इसका गोंडवाना लैंड का जो भाग उसका निर्माण हुआ होगा। इसीलिए से गोंडवाना लैंड के भाग को ना शील्ड शंकु भी कहते हैं। इसे हम शील्ड शंकु कहते हैं, शील्ड शंकु। लिखने में काम आगे तुम्हें, समझ में आई बात है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार का निर्माण कैसे हुआ? प्रायद्वीपीय भारत का पठार अब अभी का नहीं है, बहुत पुराना गोंडवाना लैंड का भाग था। समझ, अफ्रीका से टूटने के बाद ये इंडियन पेनिनसुला तब आया था, क्योंकि महाद्वीप गति करते रहते हैं, तो टूट कर नहीं प्रभावित हो रहा है, उत्तर और पूर्व की तरफ प्रभावित हो रहा है, उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ प्रभावित हो रहा है, अफ्रीका से टूटने के बावजूद। ऐसा समझ, मुझे कैसे पता लगा? यहाँ के रहने वाले लोग, और वहां नीचे ना साउथ अफ्रीका हो, जहाँ साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में जो छोटे छोटे देश बसे हुए, मोजाम्बिक चैनल उसके आसपास का जो क्षेत्र, वहां से टूट आया था। वहां के लोगों के, यहाँ के लोगों की प्रगति बिल्कुल सेम है। आया समझ में? ठीक, चलो अब इस सवाल है, ये पठार क्या हो? एक तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो, एक प्रायद्वीपीय भारत, एक तो पठार हो, फिर प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीप क्यों कह रहे, समझ गए तुम? प्रायद्वीप क्यों कह रहे? अब पठार क्या हो, पठार भी समझ लो। पठार किसे कहते हैं? पठार मैंने तुमको समझा रखा पहले भी। विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है ना, वो अरब का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप। अब अरब का प्रायद्वीप समझ में आया? वर्ल्ड के मैप में देख लेना, वर्ल्ड के मैप में दिखाई देना चाहिए तुम्हें, अरब का प्रायद्वीप साफ दिखाई दे रहा होगा। अरब का प्रायद्वीप दिख रहा, अफ्रीका के डायरेक्ट उत्तर में, ऊपर में दिख रहा, उत्तर में और पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व में दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका के साइड में है अरब का प्रायद्वीप। यही है अरब का प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप यही है। समझ में आई बात? एक ऐसा भूखंड जिसके तीनों ओर जल राशि हो, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। देखो यहाँ, उसके बाद एक उठा हुआ समतल भूभाग, उठा हुआ भूमि का उठा हुआ समतल भूभाग ही जिसकी आकृति टेबल के जैसी हो, ऐसी आकृति हो, टेबल की जैसी आकृति हो। समझ में आई बात है? कैसी आकृति हो? भूमि का समतल, समतल उठा हुआ भाग, समतल ऊपर से उठा हुआ भाग, समतल उठा हुआ भाग ही क्या कहलाता? पठार कहलाता। पठार, इसका ये मतलब है, जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार कह रहे, ये उठा हुआ होगा। हाँ, जहां तक ग्रीन कलर है ना, ये उठा हुआ दिखाई देगा तुम्हें। बात समझ में आई है? ठीक, लिखना कैसे वो बताऊंगा अभी, पहले जानकारी जुटा लो। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर जो पठार है ना, वो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। याद रहेगी बात? है सबसे ऊंचा पठार किसका? तिब्बत का पठार। उसके बाद भारत के अंदर पूछा ना, भारत के अंदर सबसे ऊंचा पठार कौन था? तो लद्दाख का पठार। अगर पूछे भारत के अंदर सबसे ऊंचा पठार कौन था? लद्दाख का पठार। आया समझ में? अगर पूछे सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब का प्रायद्वीप। आया समझ में?
सऊदी अरब, दुबई, इराक, समझ में आई? इराक नहीं, क्या कहते हैं, कतर, कतर, ओमान, ये बड़े छोटे जो देश है ना, खाड़ी के देश, अधिकांश देश इस पे बसे हुए, जहां तक पेट्रोलिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब सवाल है कि जो भारत का जो प्रायद्वीप जो पठार है ना, जो मैंने कहा जो भारत का प्रायद्वीप पठार है, ये प्राचीन भूखंड का भाग है। भारत का प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन भूखंड, सब पूरा भारत है, पूरे भारत में सबसे प्राचीन यही है, सबसे पुराना यही है। और जब सबसे पुराना होगा ना, इसके अंदर खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाने चाहिए। इसलिए जादूगोड़ा की खान से, यहाँ झारखंड से, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से, यही तो खनिज के भंडार निकलते हैं। समझ में आया बात? जब तो खनिजों के भंडार निकलते हैं, तो ये सबसे प्राचीन भूखंड है। पूरे भारत का सबसे प्राचीन भूखंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का बनाया गया, मेरे द्वारा बहुत मेहनत करी गई इसके बनाने के दौरान। समझ आई बात है? मैंने अपना इनपुट डालता हूँ, मैं चारों तरफ से देख रहता हूँ, फिर देखता हूँ रह क्या जगह। समझ में आया बात? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बताऊंगा लिखना कैसा। तो लद्दाख का पठार पूरे भारत का सबसे बड़ा पठार है। लद्दाख का जो पठार है पूरे भारत का सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भूखंड, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? बाद मसले समझ लो, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सब लिखना होगा तुम्हें, हेड यही बनानी होगी, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, यह उपमहाद्वीप, सब लिखना होगा तुम्हें, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। आज ही लिखना, फिर नहीं लिखना, बार बार लिखोगे, बार बार लिखो, याद भी तो करना पड़ेगा फिर। समझ में आ बात है? ठीक। और जो वीडियो छोड़ते चला जाएगा ना, उसकी वीडियो बढ़ती चली जाएगी, उस पर काम का बर्डन बढ़ता चला जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, काम का बर्डन लगातार बढ़ता चला जाएगा उसमें। सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, सुनो सुनो सुनो। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, उसे हम शील्ड शंकु के नाम से जानते हैं। सैसल सी है, शील्ड शंकु की मैंने प्रक्रिया यहाँ समझाई तुम्हें। मैंने कहा है इस बारे वाले भाग में, क्यों नहीं, प्राचीन भूखंड सबसे पहले ठंडा हो चुका होगा। अब जब ठंडा हो चुका होगा तो सिकुड़ चुका होगा, और जब सिकुड़ चुका होगा, आसपास का जो क्षेत्र होगा ना, इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो तो पानी में डूब चुका होगा। मैंने कहा कुछ भाग उठ जाते हैं, जो उठ जाते हैं ऐसे समझो, उन्हें महाद्वीप बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का भी महाद्वीप था। तो समझ में आया बात है? बस अफ्रीका तो टूट के हो चुका है, प्रवाहित हो चुका था। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? उसके बाद देखो, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, एक बात और लिखने से, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर के लिए फैली हुई। हालांकि पूरे भारत का, जब पूरे भारत है ना, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, इसका लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। पूरे भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। जब लिखोगे ना, पूरे भारत का यह लगभग 50% कवर करता है। पूरे भारत की यह सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। भारत को 6 भागों में बांटा गया, सबसे बड़ा भाग हुई है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? इंडियन पेनिनसुला सबसे प्राचीन भी है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी है। खनिज भंडार है ना, उनकी प्रचुरता इसी महाद्वीप पर पाई जाती है। समझ में आ बात है? लेकिन खनिज इसमें जगह जगह खनिज पाए जाते हैं, जगह जगह मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन खनिजों का योगदान होने के बावजूद भी ना, भारत की जीडीपी में उसका योगदान 203% है। और 95 खाने यहाँ लगभग आसपास 95 प्रकार की खान है यहाँ से। और यूपीएससी ने सवाल पूछा 2021 में 2020-21 के आसपास सवाल उसने पूछा कि ये इतना बड़ा प्रायद्वीपीय भारत का भूखंड और इस पर खनिज इतने सारे खनिज हम भारत से आयात करके ले आ रहे, ऐसा कौन कौन से कारण है कि हम भारत जो प्राचीन भारत का जो भूखंड, जिसे हम भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उसके अंदर जो जीडीपी, उसके भारत के जीडीपी में उसका योगदान 203% है। कौन कौन से कारण हमें निकाल नहीं देते यहाँ तो लोग खनिज, लोग देख के नहीं जन जाती है लोग। आया समझ में? आज तक हम छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंच पाए, हम वहां जगह जगह हमले होते रहते हैं, कभी 26 जवान आए, कभी 25 जवान मारे गए। समझ में आ बात? या पर्यावरण संकट वाले, ये पर्यावरण मंत्रालय वाले आकर खड़े हो जा, अरे नहीं यहाँ तो माइनिंग बंद करो। चलो, पर्यावरण समस्याएं, राजनीतिक समस्या, राजनीतिक जो छुटपुटिया राजनीति करने वाले लोग वे खनन बंद करवा देते हैं। समझ में आ बात है? इसीलिए यूपीएससी से सवाल निकालता, मेंस की बात बता रहा हूं तुम्हें। समझ में आ बात है? ठीक। साधारण सी लड़की आती है, हरियाणा की आती है, एग्जाम पहली बार देती है, क्लियर करती है और चली जाती है। कौन है मैं? कहाँ से आए वे लोग? कहाँ से आए मुझे नहीं बताता है, क्या खाते हैं? समझ में आया बात है? उसका घर नहीं देखा तो बोला तुम्हारा दोस्त तो सही ही होगा, तो वे है कौन? उसका ध्यान कहाँ था? क्यों निकाल लिया उन्हें एग्जाम? ये सोचो जब भी डिमोटिवेशन आ जाए। समझ में आया बात है? कि कौन सी चक्की काटा खा रही थी वो? समझ में आया? चलो, अब सवाल है इसकी यार ऊंचाई कितनी है, पूछी पेपर में कि जो प्राचीन भारत का भूखंड जिसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई भी तुम्हें याद होनी चाहिए।
क्योंकि जब भी तुम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में लिखोगे ना, इस सारे फैक्ट तुम्हारे दिमाग में पड़े होंगे कि ये जो लगभग ना पूरे भारत के लगभग 50% हिस्से कवर करता, पूरे भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। समझ में आया बात? या और पूरे भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई नहीं है, इसके अंदर जो खनिज मिनरल्स जिसे बोलते हैं वे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। समझ में आ बात है? लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं यहाँ से। और यूपीएससी यहाँ तक सवाल पूछ चुका मेंस के अंदर, वो भी 15 नंबर का सवाल। कितने नंबर का? 15 नंबर का। 15 नंबर का सवाल पूछ चुका, यानी 250 शब्दों का लगभग। भाई साहब, भाईजान, इसकी ऊंचाई ना, इसकी ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर के आसपास हो, औसतन ऊंचाई। कहीं 600 की, कहीं 700, कहीं 800, तो इसलिए 600 और 900 इसके आसपास इसकी ऊंचाई हो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की। 4-5 लाइन तो मिल गई होगी। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जो ऊंचाई हो कितनी हो? 600 से लेकर, देखो तुम्हारी कितनी लाइन याद रह चुकी है, सब तो सुनूंगा तुमसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। एक बच्चे खड़ा करूंगा, बताओ क्या क्या बताएगा, कितनी लाइन तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे पड़ी रहने वाली है इसके बारे में। समझ में आ बात? तैयार हो तुम? आर यू रेडी? ठीक। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, अरे प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो ढाल है ना, स्लोप, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। देख ले पश्चिम की तरफ, इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ऐसा ऐसा ऐसा। किसका ढाल? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पश्चिम से कहाँ? पूर्व की तरफ। मुझे कैसे पता लगा? अरे भाई, महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, पेरियार हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, छोटी छोटी जितनी भी नदियां, अधिकांश बड़ी बड़ी नदियां बहने वाली, उनका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो हमने अंदाजा लगाया कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, प्राचीन भारत का जो भूखंड, उसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। एक लाइन यहाँ पता लगी, मस्त लाइन पता लगी। पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है सब चीजें। अभी देखो, मैं सारा ना सारा एक सूत्र में पिरोऊंगा, तुम्हारे सामने क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तुम लिखोगे बहुत अच्छा लिखोगे, कभी नहीं हटने के, और डायग्राम भी बनाओगे तुम बहुत अच्छा। समझ में आया बात? या किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आई बात? एक बार समरी कर दो, एक बार पूरी क्या क्या बताएगा। चलो एक बार और समझ लो पहले। ये नहीं, देखो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट थोड़ा उठा हुआ, पूर्वी घाट है ना थोड़ा दबा हुआ। देखो बनाया नहीं बनाया? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इधर हमारा अरब सागर, इधर हमारी बंगाली खाड़ी। यानी इसी चीज को मैं फॉर्म में बना सकता हूँ। ऐसा करा, या तो सागर हुआ, ये गहरा होगा थोड़ा, ये गहरा होगा अरब सागर, थोड़ा और उठाया हल्का हल्का, ऐसे चला गया, ऐसे बनाया, इधर देखो ढाल कम, यानी नदियों का ढाल इधर है, ऐसे करेगा। इससे पता चलता सारी नदियां इधर बहती है। और एक खास बात और, इधर की जो नदियां ना, पश्चिम की तरफ जो नदियां, इधर की जो नदियां बहती है ना, वे तो डेल्टा बनाती है, लेकिन पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कभी डेल्टा नहीं बनाती। ये भी बात याद रखना, जो नदियां महाद्वीप के पश्चिमी भाग में बहती है ना, वे डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा क्या हो? त्रिभुज क्या करती हो? मिट्टी गाद काट कर लेती है और आगे जमा कर देती है अपने मुहाने पर, जहां उसका मुंह होता है नदी का। ये भी खास बात याद रखनी। तुम कोई दिक्कत यहाँ तक? जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा, वहां भी विशेष तौर पर बताऊंगा। मैं थोड़ा गहराई से खींचना चाह रहा हूँ भारतीय भूगोल को, ताकि तुम्हें हमेशा के लिए समझ हो जाती हो, फिर दोबारा नहीं पढ़ना तुम। समझ में आई? जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ना आज तक, जितने भी सवाल आए सब हो जाने वाले, सब सवाल हो जाने वाले, कहीं आत्मा की तरफ भटकने की जरूरत नहीं है। इतनी बात बताओ, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? एक बात और सुनो, जो प्राचीन भारत ये ना हमारा ये वाला भाग, इसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं। ये वाला भाग इंडियन प्लेट पर स्थित है, और जो ऊपर वाला भाग है ना, वो यूरेशियन प्लेट है। और जो इंडियन प्लेट है ना, वो यूरेशियन प्लेट पे ऐसे बल लगा रही है, ऐसे, और ऐसे धसती चली गई, ऐसे धसती चली गई। अरे भाई, ऐसे धसती चली गई प्लेट। या समझ में आई बात? या हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जो है ना, ये अरावली पर्वत है, ये गुरु शिखर है, यहाँ की चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के अंदर पड़ती है, गुरु शिखर। 17-22 मीटर उसकी ऊंचाई है। आज समझो, 17-22 मीटर पहले बहुत थी इसकी ऊंचाई, धीरे धीरे क्या हुआ, वो कम होती चली गई। उसके यहाँ दिल्ली के जो रिज स्थान है, दिल्ली का जो स्थान उसका नाम है रिज, इसे हम रायसीना भी कहते हैं, रायसीना हिल्स। पहाड़ियों का नाम है दिल्ली के अंदर, यही पड़ा मजनू टीला। जो संसद भवन है ना, इन्हीं पहाड़ियों बना हुआ, रायसीना हिल्स पे ही, इसी पहाड़ी बना हुआ जो संसद भवन, जहाँ बैठे आजकल संसद भवन चल रही, जहाँ लेक्चर दे रहे हैं 543 सदस्य बैठे हुए, रायसीना हिल्स पर बना हुआ वो। और इसके जो साक्ष्य है ना, बस इन तक बताए गए, लेकिन इसके साक्ष्य यहाँ भी पाए गए, चंडी देवी, मनसा देवी, हरिद्वार तक भी पाए जाते हैं इसके साक्ष्य, क्योंकि प्लेट पूरी नीचे धस चुकी, गहराई में जा चुकी है। तो प्लेट या प्लेट गहराई में जा चुकी, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की नीचे गहराई में जा चुकी है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? जब जारी होगी, अब ध्यान से सुना चाहिए, जब ये प्लेट जारी होगी और भी जारी होगी, हो सकता है कि बीच में टूट जाए। आज समझ भाई, जब इसको बल लग रहा है, जब तनाव मूलक बल ज्यादा लग जाता है ना, तो प्लेट चाहिए ऐसे जाती, कितनी ऐसी हो जाएगी, टूट की हकीकत भाई।
और वहां था ना, फिर यहाँ टूट गई, वहां तो कुछ नदियां निकली, और उन नदी का नाम बता रहा हूँ कि नर्मदा नदी। अरे एक घाटी का निर्माण हुआ, नर्मदा नदी घाटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करो। स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की मूर्ति, 182 मीटर लंबी, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, आया समझ में। उसके बाद ना जो नर्मदा नदी ना, वो नर्मदा नदी क्यों निकली पता लग चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडियन प्लेट थी ना, वो यूरेशियन प्लेट पे ऐसा करके बल लगा रही थी, और वो धीरे धीरे ऐसे टूट चुकी। अब जब टूट चुकी तो यहाँ तक ना अंदर से पानी निकला, और पानी निकल कर ऐसे चल दिया, यहाँ से ऐसे चल दिया, और ऐसे चलकर यहाँ को निकल के चली जाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा के नीचे इधर ताप्ती बहती है, ताप्ती। तो दो नदियां बहती है इधर, एक तो नर्मदा, आया समझ लो, एक बहती है ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसे निकल के ऐसे चल चुकी। ये बात याद रखनी तुम जी। इसका ये मतलब होगा फिर तो ये भाग दो भागों में बट गया होगा। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भूखंड है, तो दो भागों में बट गया होगा। एक तो उत्तर का भाग होगा, एक दक्षिण का भाग होगा। जो उत्तर का भाग है ना, उसमें दक्कन का पठार कहते हैं, मालवा का पठार, और जो नीचे का भाग है उसे बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का मतलब दक्षिण का पठार। इसका मतलब जब नर्मदा नदी थी ना, जब वो नर्मदा नदी थी जहाँ जब निकली, तो इसका मतलब ये भाग ने जो ये भाग था प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये दो भागों में बट चुका था। एक तो भाग ऐसा था जो उत्तर में था, जो उत्तर में था वो तो कह रहा है मालवा का पठार, मालवा का पठार, इसलिए मालवा का पठार यहाँ तक फैला हुआ, मालवा। और जो नीचे का पठार है ना, उसे बोलते हैं दक्कन का पठार। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? इनकी भी हम चर्चा करेंगे। मालवा का पठार के अंदर क्या क्या विशेषता, दक्कन के पठार की क्या क्या विशेषता, यहाँ से भी सवाल पूछे हुए। काली मिट्टी चिकनी मिट्टी यहीं पाई जाओ, समझ में आया बात? है जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? तो प्राचीन भारत का जो भूखंड वो दो भागों में बटा हुआ, आया समझ? क्यों? तनाव मूलक बल के कारण। क्या तनाव मूलक बल ज्यादा लगा था इस प्लेट पे, इंडियन प्लेट पर, तो टूट गई। तो कौन सी नदी घाटी निकली वहां तक? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी। और ये ऐसे बहती हैं पश्चिम की तरफ। केवल दो ही नदियां दक्षिण भारत में जो पश्चिम की तरफ बहती है, नहीं तो बाकी सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती है। समझ में आया बात है? बाकी छोटी छोटी नदियां यहाँ तो छोटी छोटी इधर बहती है, छोटी छोटी नदियां वे हमारी किसी काम की, जैसे गोवा के अंदर मांडवी नदी होगी, ऐसे बहती है। सब देखी हुई मैंने, हर जगह घुमा हुआ मैं। यहाँ नर्मदा भी देख रखी, ताप्ती भी देख रखी, जहाँ से निकल रखी वो सब देख रखा है। समझ में आया बात है? बहुत घुमा हुआ, बहुत। समझ में आया बात है? उनका नाम सुना तुमने? आर्य, जो भारत में आए थे, आया समझ? उन्हें पहले क्या कहते थे? घुमक्कड़ कहते थे। उनके बाद मेरा नाम आओ, समझ में? घुमक्कड़ जनजाति बोलते थे, नहीं बोलते थे ना? उनके बाद मेरा ही नाम आओ सीधा। इतना घुमा हूँ। घूमने का फायदा होगा? पूछो क्या? भूगोल तो याद हो ही गया। ए भूगोल तो याद हो ही गया नहीं। रायसीना हिल्स, दिल्ली रिज। और सुनो, अब देखो कितनी बातों में याद रहने वाली। प्रायद्वीपीय भारत के भूखंड है ना जो, उसके बारे में कितनी बातें, कितनी लाइन तुम्हारे दिमाग में पड़ी हुई है अभी। चलो आओ दे। प्रायद्वीपीय भारत का भूखंड, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? एक ऐसा भूखंड जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ, एक ऐसा भूखंड जो तीनों ओर जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, हाड़े बनाएंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार नहीं, एक लाइन अच्छा लिख सकते हो तुम। पूरे विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार अरब का प्रायद्वीप, अरब का पठार है, अरब का पठार, अरब का प्रायद्वीपीय पठार, सबसे बड़ा पठार अरब का प्रायद्वीपीय पठार। याद रहेगी बात? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। लेकिन ये बताओ, सब एक उठा पठार किसे कहते हैं? पठार किसे कहते हैं? एक उठा हुआ समतल भूभाग, समतल उठा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन था? तिब्बत का पठार। भारत के अंदर सबसे ऊंचा पठार कौन था? लद्दाख का पठार। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब सवाल है, हम हेडिंग बनाएंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उसके अंदर देखो क्या लिखोगे? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। आया समझ में? यह पूरे भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। यह पूरे भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। यह पूरे भारत के लगभग 50% हिस्से, ब्राइट में लिखेगा 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है। लिख डालोगे? समझ में आया बात? है किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उसके बाद मैंने तुम्हें ये भी बताया, मैंने कहा जो प्राचीन भारत का जो भूखंड है ना, ये ना जो प्राचीन भारत का भूखंड, ये एक सील्ड शंकु की तरह कार्य करता। सील्ड शंकु की तरह, इतनी लाइन लिखनी, सील्ड शंकु की तरह कार्य करता। आया समझ में? इसके अंदर ना पर जो खनिज
मिनरल्स जिसे बोलते हैं, खनिज जिसे बोलते हैं, उनकी प्रचुरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इतनी बात बताओ समझ में। टिप्पणी आती है लिखने को उसके ऊपर, प्रायद्वीपीय भूखंड के बारे में। इस बार भी सवाल आया 2022 में इसके ऊपर, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर सवाल 2022 में सवाल है इस पर। इतनी बात बताओ मुझे समझ में आई नहीं। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार ऐसे लेकिन जो नर्मदा नदी नहीं है यहाँ से, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है, दो पठारों में विभक्त करती है। उत्तर के भाग को मालवा का पठार तथा दक्षिण के भाग को दक्कन का पठार कहते हैं। लिख दो किस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात और सुन लो। इतनी बात बताऊं मुझे समझ में ही नहीं आई। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऐसे समझ, ऐसे लिखोगे। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, और ये आराम से 10-12 लाइन हो जाएगी तुम्हारी। जब लिखने बैठे हो तो पता लगेगा तुम। और ये वाला डायग्राम बना दोगे, ये वाला डायग्राम, नहीं तो छोटे छोटे डायग्राम का इधर को यूज करते रहोगे। छोटे छोटे डायग्राम ये भी तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत प्रभावी बनाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत के भूखंड के बारे में ये लाइन जो कहती मांगो 24 घंटे पढ़नी चाहिए, 24 घंटे। बताओ नर्मदा नदी के बारे में समझ में आया क्या? नर्मदा नदी ना यहाँ तो निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, समझ यहाँ से निकलती है और यहाँ चली जाती है। इधर यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी, किसकी खाड़ी? आया समझ में? इसे गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यहाँ अपना मुहाना बनाती है। चलो इतनी बात बताओ समझ में आएंगी। प्रायद्वीपीय भारत का जो भूखंड में यहाँ पे हटा दो सर, विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब का। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। पठार किसे कहते हैं बता दोगे? समतल उठा हुआ भूभाग। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख का। भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भूखंड है। लिख दोगे लाइन यहाँ, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है ना सब बच्चे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। समझ में आया बात? या शॉर्टकट नहीं मानोगे, इस तरह ये होता है। उसके बाद जो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं आया, किसकी तरह कार्य करे? शील्ड शंकु की तरह नहीं कार्य करता। जो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई नहीं है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है? शाबाश, वेरी गुड। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी हुई भी लिखना। प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार, इसका ढाल कहाँ तक कहाँ? ये वाला डायग्राम बना दोगे। शाबाश, वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद अब जो बताओ, जो ना एक रेखा उसका नाम है 22 डिग्री अक्षांश रेखा। जो नर्मदा नदी ना वो 22 डिग्री अक्षांश रेखा से विभक्त होती है। ये नीचे का भाग कहलाता है दक्कन का पठार, ऊपर का भाग कहलाता है मालवा का पठार। तो 22 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। वह जो रेखा ना वो 22 डिग्री अक्षांश रेखा से गुजरती है। देखिए इसमें 22 डिग्री अक्षांश रेखा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है 22 डिग्री अक्षांश रेखा मैप के अंदर अपने 20 और 24 उसके बीच में होगी। देखो कहीं नर्मदा नदी दिख रही, नर्मदा नदी, इसके अंदर नर्मदा नदी दिख रही होगी। अरे दिल से देखो, दिख रही? इस वाले में देख, इस वाले में देख, कहाँ नर्मदा नदी? मुझे भी दिखा होगा। खड़ी कहाँ? ये वाली मुहाना देख, इसमें कहाँ से नर्मदा कहाँ लिखा हुआ? यार ये क्या लिखा? नर्मदा। यार ये देखो, ये नीली नीली जा रही है ना भरूच के पास। ये खंबात की खाड़ी अपना जल गिरा रही, नहीं गिरा रही? ये देखो नीली नीली जा रही है, नर्मदा नदी घाटी यहाँ तक चल निकल जा रही है। ठीक, देखो से जाए। मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह देखना है ये मैप से। बार बार देखो जाऊँ मैं, रात को जब मैं लेट जाऊँ ना तो लेटते वक्त में इन सब चीज़ों को देखूँ, ताकि मैं भूलूँ ना कभी भी। समझ में आ बात है? और तुम लेटते वक्त क्या देखो? आज समझ, लेटते सीधे बस चित देखो, बस काम होगा, इतना रह रहा है ना, अभी नहीं सोते, चल थोड़ी देर बाद सो, सुबह कितना समाप्त कर लेना। इधर देखो, इतनी बात बताओ, लिख लो इसके बारे में। मैं तुमसे सुनना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। प्राचीन भारत का जो भूखंड वो कितने भागों में बढ़ चुका? 2। किसने बांटा? नर्मदा नदी क्यों निकली? इंडियन प्लेट ना यूरेशियन प्लेट के नीचे धस चुकी और वहां मूर्ति जा रही, ऐसे टूट गई। वहां तो कौन सी नदी का उद्गम हुआ? बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां भी बढ़ेगी, छोटी छोटी पहाड़ियां। अच्छा, बीच में ये वाला भाग नीचे दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो भाग नीचे, ये वाला भाग उठा दिखाई देगा। यहाँ कुछ पहाड़ियों का भी निर्माण हुआ, जिसे हम पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इनकी हम बात करने वाले। समझ में आया? ठीक, ये प्राचीन भारत का भूखंड था। लेकिन अब सवाल ध्यान से सुनना, उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। डरो मत, सुन लो, आसान नहीं है। उच्चावच के आधार पर कहाँ कहाँ तो ऊंचा है,
दो भागों में बांटा गया प्रायद्वीप भारत के पठार को उच्चावच के आधार पर। सेम सवाल है जो हेडिंग मैंने बना रखी वहां, उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीप पठार है ना, उसे दो भागों में बांटा गया। उसे उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीप भारत के पठार को दो भागों में बांटा गया, लिखना होगा तो वो कितने भागों में बांटा गया। एक तो मध्यवर्ती पहाड़ी, बीच में दिख रही है पहाड़ियां हैं, एक तो विंध्याचल की पहाड़ी होगी, एक सतपुड़ा की पहाड़ी होगी, इसका नाम है अरावली पहाड़ी। इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, ये भी इसका हिस्सा, प्राचीन भारत का जो भूखंड इसका हिस्सा है। समझ में आया बात है, इसे इसके अंदर काउंट कर लियो, इसे ऐसा करके बना कर ले गई यार, समझ में आया, तुम खुद बना लोगे ना, इसे इसके अंदर शामिल कर लेना। इतनी बात बताओ, समझ में आया बात है। ये प्राचीन भारत का भूखंड है, ये मैंने रेड कलर की जो बना रखी है ना, ये अरावली पर्वत है, लिखा हुआ देखो अरावली पर्वत, जो यहाँ लिखा हुआ ना, ये गिर की पहाड़ी, गुजरात के अंदर गिर की पहाड़ी। सवाल पूछा हुआ 2020 में, पूछा हुआ गिर किससे संबंधित है, तो गिर गुजरात से संबंधित है। आज समझ, थानेश्वर पूछा हुआ, प्री में पूछे सवाल ये बहुत, इसलिए कह रहा तुम डेली का डेली पढ़ा करो, डेली का डेली, वीडियो को ना एक भी दिन लेट मत करो बिल्कुल भी। आज यहाँ से पढ़ा, आज ही घर जाकर कर लिया, मजबूती पैदा हो जा। तो गिर की पहाड़ी हुई, अरावली पर्वत हुआ, ये मध्य पहाड़ी, जो मध्यवर्ती पहाड़ियां ना उसके अंतर्गत आ गई है। और एक एक पर मेहनत करेंगे हम, गिर की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, सब पढ़ेंगे, तमीज से पढ़ेंगे, उसमें कहाँ कहाँ फैली हुई है, बहुत गहराई वाले भाग से जीवन में, ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं खड़ी हो, जब भी सवाल आने वाला ना सब झेल ले जाओ तुम सवाल पर। इतना एक आम इंसान को पता होना चाहिए, चलते फिरते हर चीज को ना क्यों में पढ़ना, क्यों, ये मेन जो क्यों है ना, ये खतरनाक है एग्जाम में। जब तक क्यों, जिस दिन क्यों खत्म होगा ना तुम्हारा, उस दिन समझ जाओ एग्जाम से दूर हो गए। जिस दिन तुम्हारा क्यों खत्म हो रहा, क्यों क्यों आया, तो बताओ उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीप भारत की भूखंड को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक तो मध्यवर्ती पहाड़ी और दूसरा पठार। और पठार भी कौन कौन सा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, पढ़ेंगे दिखाऊंगा इसमें कहां से, बघेल का पठार, इसलिए नहीं बनाया मैंने, होच पोच की स्थिति हो जाती। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, एक हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार भी दिखाऊंगा कहां से, हाउस होच पोच की स्थिति। लेकिन ये पठार है ना, जो प्राचीन भारत का जो भूखंड है, प्राचीन भारत का भूखंड, इसे ना प्रायद्वीपीय पठारों को पठार भी कहा जाता है। जो पठार जो ना प्राचीन भारत का भूखंड, प्रायद्वीपीय पठारों का पठार, क्योंकि पठारी पठार है इसके अंदर, तो पठारी पठार घुसे हुए देखो, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेल का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, इसे बोलेंगे पठारों का पठार, पठान नहीं पठारों का पठार। तो बताओ जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसे कहते हैं पठारों का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेल का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार। क्या है ये दिखाओ, चलो रहना नहीं चले। तो बताओ उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत के पठारों कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में, नंबर 1 मध्यवर्ती पहाड़ी, नंबर 2 पठार कितने प्रकार के, 3-4 प्रकार के पठार, कई सारे पठार। नंबर देखो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, सब क्या पठार पठार। ऐसे इसे तो पठारों को पठार कहते हैं, एक पठार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पठार ही पठार, तो बोलते पठारों का पठार, और कुछ नहीं, हमारे पठार बना ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ तक। उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत के भूखंड को कितने भागों में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2 पठार पठार कितने प्रकार के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग, हजारीबाग मेट्रो स्टेशन भी दिल्ली में जाओगे तो अगला स्टेशन ऐसे बोलते हैं इसमें, अगला स्टेशन हजारीबाग, द नेक्स्ट स्टेशन इज हजारीबाग, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, प्लीज स्टैंडर्ड वे लेफ्ट ऑन द डोर, दरवाजे से दूर हटकर खड़े हो, ऐसे बोलते हैं उसके अंदर। बड़ी मस्त है, तो जिसको लड़की बोल रहे हैं ना, वो मुझे बड़ी पसंद है, उसकी तो उसकी आवाज़ बड़ी पसंद है। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो। कौन है वहां, कौन है वहां, जो प्रायद्वीपीय भारत का भूखंड है ना, इसके अंदर ना एक क्वेश्चन आजकल बहुत फेमस और पॉपुलर हो रहा है, बड़ा वायरल हो रहा क्वेश्चन। हाँ सुनना, देखो क्या क्वेश्चन वायरल हो रहा है,
ये बच्चा जो प्राचीन भारत का भूखंड है ना, इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? हाँ। इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? हाँ उत्तरी। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? हाँ दक्षिणी। इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? हाँ पूर्वी। ऐसे इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? पश्चिमी। पैसा पश्चिमी, पूर्वी, ऐसा समझ में, दक्षिणी। देख रहे हैं पश्चिम पूर्व की तरह, पश्चिम पूर्व उत्तर और दक्षिण। ये बात बताओ, समझ नहीं? तो प्राय दीजिए जो भारत का भूखंड है उसका जो सबसे दक्षिण उत्तर, सबसे पहले उत्तर वाले बिंदु की बात करते हैं। जो सबसे उत्तर बिंदु ना वो पता कहाँ सी? यही दिल्ली में। कहाँ सी? और दिल्ली उसे दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। दिल्ली रिज, रिज। और ये पता कहाँ? ये जहाँ जो पहाड़ियां बनती है उसे बोलते हैं रायसीना हिल्स। दिल्ली का जो मजनू टीला ना, मजनू टीला जामा मस्जिद के पास है, जामा मस्जिद के पास। आए समझ में? मैंने देखा हुआ हो मजनू टीला, लेला टीला नहीं, मजनू टीला। हाँ वो ना रायसीना हिल्स के पास संसद भवन वही बना हुआ, इन्हीं पहाड़ियां बना हुआ। ये हिल्स का मतलब पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर बना हुआ है संसद भवन। आज इसके पास ही बना मजनू टीला, और जो मजनू टीला यहीं तक बना हुआ। पूछो ना तुमसे कि बताओ जो प्राचीन भारत का भूखंड उसका सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ से, उसके बाद खत्म हो जाए, तो उसका नाम क्या है? दिल्ली रिज या रायसीना हिल्स या मजनू टीला। संसद भवन रायसीना हिल्स पर ही बना। हाँ लगा रखा है, लगा रखा है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? वो दिक्कत, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? याद रहेगी बात? क्या खड़े हुआ? पूरे प्राचीन भारत का जो भूखंड है उसका सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ? और रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर, हिल्स संसद भवन वहीं पर स्थित है। आप बैठ जाओ, आपको बहुत ज्यादा दर्द है ना, आप खड़े हो। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अभी क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या ड्रामा है? नंबर 1। अच्छा नंबर 2। और क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं और पठारों का? क्यों कहते हैं पठारों को पठार? क्यों कहते हैं? इसे सारे पठार बैठ गए। बात समझ में आई? मीनू अब क्या छोटी होगी और मीनू रातों की नींद शुरू। आजकल के बच्चे भी कुछ नहीं है, मतलब ये तो चलो हमारी उम्र हो लो, मान ले कि हमारी उम्र होगी, और फिर भी ऐसे पढ़े जाएंगे, ऐसे पढ़े जाएंगे, ऐसे। भाई छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई, छोड़ दो। 21 साल का कितने बता दिया? एडवांस ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, प्लीज डोंट वेस्ट इट। उत्तर का जो भाग है ना, जो उत्तर का भाग दिल्ली रिज नाम याद आया? दिल्ली रिज, रायसीना हिल्स, मजनू टीला। और जी हाँ, तो मोदी रायसीना हिल्स पे बैठते होंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले यहाँ तो सुना अच्छे तरीके से। जिसका पूर्वी भाग है, जो पूर्वी पश्चिमी जो गिर की पहाड़ियां ना, यहाँ ना गिर की पहाड़ियों के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां। यहाँ ना एशियाई शेर पाए जाते हैं। तुमने देखा नहीं गुजरात का जो चिन्ह वो भी शेर के जैसा, जो राज्य चिन्ह है यहाँ का गुजरात का वो भी शेर के जैसा।
सिंह के जैसा। तो यहाँ जो एशियाई शेर पाए जाते हैं, ऐसे ही शेर पता कहाँ पाए जाते हैं? एशिया के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इतनी बात बताओ दोस्तों, एशिया के अंदर पाए जाते हैं। ये अरे सुनो, अफ्रीका के शेर अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। क्यों? ऐसे ही जो शेर यहाँ पाए जाते हैं वे अफ्रीका के अंदर ही पाए जाते हैं, सेम वही प्रजाति बिल्कुल। वहीं तो टूट का आया है। गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, जोन नंबर 5 के अंतर्गत आया भी। मुझे पूरी उम्मीद है ये ऐसा टूट का कितना लग होगा, ये वाला टूट का कितने बात। हाँ बहुत दिनों की बात है, 500 साल में 1 सेंटीमीटर टूटता है वो। तेरे भी लेके भी लगे हाथ है ना, कि तू इसके साथ स्कूटी पे जा रही थी ना। चलो इधर देखो, तो पश्चिमी पहाड़ी जो प्राचीन भारत का भूखंड, उसका जो सबसे पश्चिमी भाग, पश्चिमी बिंदु, वो गिर की पहाड़ी नहीं है। पूर्व की तरफ चले जाओ, पूर्व की पहाड़ियां ना, और राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां ये पड़ती है झारखंड के अंदर। झारखंड, राजमहल की पहाड़ियां, राजकुमार की नहीं, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड के अंदर। इसका एक हिस्सा ना टूटकर उधर चला गया, इसका ना मैम प्लीज, इसका एक हिस्सा टूटकर ना उधर चला गया। और इसके बारे में पढ़ने वाले गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, शिलोंग का पठार, इसे ना इसे मिलकर शिलोंग का पठार का निर्माण इससे होता है। गारो खासी जैंतिया शिलोंग के पठार के अंतर्गत ही आती है। We have already discussed in this topics. Understand? Are you sure? Yes. Okay. What is this? राजमहल की पहाड़ियां, पीपला राजमहल की पहाड़ियां। उत्तर वाले भाग का नाम बताओ, क्या था उत्तर वाले भाग का? उत्तर वाले भाग दिल्ली रिज, मजनू टीला, रायसीना हिल्स, संसद भवन यही पर स्थित है। ओके, इधर चले जाइए, सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ये किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इधर जाइए, इधर इधर जाइए, ये वाली पहाड़ी थी, ये सबसे लास्ट वाला बिंदु देखिए, सबसे लास्ट वाला दक्षिण वाला बिंदु, पूर्व वाले बिंदु का नाम बताइए। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? झारखंड में। सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए। ये पड़ता है केरल में। प्रायद्वीपीय भारत के भूखंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु केरल में पड़ता है, जिसे हम कार्डमम हिल्स कहते हैं। कार्डमम, कार्डमम हिल्स, हिल्स या इलायची की पहाड़ियां, इलायची, इलायची, इलायची की पहाड़ियां या इलामई की पहाड़ियां, इलामई या इलायची की पहाड़ियां पूरे भारत के अंदर ना सबसे सर्वोत्तम कोटि की जो इलायची पाई जाती है ना, यहीं पर पाई जाती है। ये सर नो, इतनी बात बताओ, जो दक्षिण सबसे जो प्राचीन भारत का भूखंड होगा उसका सबसे पूर्वी बिंदु पता लग चुका आपको, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी और सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। कार्डमम की पहाड़ियां, पहाड़ियां नहीं पहाड़ियां, ये बात बताओ समझ में नहीं आई? इनके बारे में ना अब हम, ये तो मैंने बताया आपको उत्तर दक्षिण सब बिंदु, अब हम इनकी बात करते हैं कि जो मध्यवर्ती पहाड़ियां कौन कौन सी और आप कौन कौन सी पढ़ाने वाले और विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाले। आज एक पहाड़ी में पढ़ा भी चुका हूँ, जो है अरावली पर्वत है ना, ये मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आया समझ में? तो मध्यवर्ती पहाड़ियां कौन कौन सी पढ़ेंगे? अरावली पर्वत, ये प्राचीन भारत का भूखंड, समझ में आया बात? विंध्याचल की श्रेणियां तमीज से पढ़ेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियां ये भी तमीज से पढ़ेंगे। ये जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ तक गुजरात से लेकर और यहाँ जो केरल लास्ट में जो केरल है ना, केरल गुजरात से लेकर केरल तक, यहाँ ना एक पर्वत का निर्माण हुआ, उस पर्वत को पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत, इसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से।
कोई दिक्कत यहाँ तक? इन देखो अलग अलग जगह, यहाँ बीच वाले भाग को तुम पश्चिमी घाट कहते हैं, उसके बाद ना यहाँ बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलती है ना, उस वहाँ एक चोटी उसे बोलते हैं डोडा बेटा, डोडा बेटा। और जहाँ जिस गांठ में मिलती है उसे बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी की गांठ। अरे भाई दो दो ऐसे स्थान ऐसे मिल जाते हैं, नीचे जहाँ कोने टच कर रही है ना, जहाँ एक गांठ का निर्माण हो जाता है, जहाँ दो पहाड़ियाँ मिलती है ना आपस में, वहाँ एक गांठ बन जाती है, उसे हम नीलगिरी की गांठ बोलते हैं। नीलगिरी एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी एक प्रकार का नेशनल पार्क भी है, सब बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, आज जो यूनेस्को ना उसकी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आज बहुत अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत बड़ा क्षेत्र। समझ में बात है? कार्डमम और जो इलायची की पहाड़ियां और जो इलामई की पहाड़ियां वे यहीं स्थित है। दक्षिणी घाट, जो दक्षिणी घाट नीचे चाहोगे दक्षिणी घाट पड़ेगा, दक्षिणी घाट। ये देखो ये वाला भाग दिखाई दे रहा तुम, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो आंध्र प्रदेश में और ये क्या तमिलनाडु के अंदर जो भाग है उसे बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट नहीं कहते, इस भाग को पूर्वी घाट कहते हैं। समझ में आया बात? क्या अब हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे, लेकिन आज मैंने केवल आपको केवल इसके अरावली के बारे में पढ़ा हुआ। अभी हम मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत करम मत भूलना हम कहाँ पढ़ रहे, सारा डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे। आज देखो मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत तुम कितनी अच्छी अच्छी सोनी सोनी बात बताऊंगा। कैसी बातें? तो आ जाओ अरावली पर्वत के बारे में। ये रहा आपका अरावली पर्वत। मैम प्लीज चुप हो जाओ। मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत नंबर फर्स्ट आज की हमारी हेडिंग होगी अरावली पर्वत। अरावली, और अरावली के बारे में आज तुम्हें सब जानकारी हो चुकी होगी। अरावली पर्वत के बारे में पहली खास बात, जो अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत के बारे में इतनी बातें याद होनी चाहिए। यो ना विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत। पहली खास बात, अरावली पर्वत हेडिंग बनाएंगे उसके अंदर यही बात लिखेंगे। ये नहीं जो अरावली पर्वत जो फैला हुआ लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई है, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास। समझ में आ बात? अरावली पर्वत की जो टोटल लंबाई है 792 किलोमीटर के आसपास है। 692 लगभग 700 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 700 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला। और वलित पर्वत तुम सब जानते हो कौन से वलित पर्वत हो, जिसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, ऐसा करके फोल्ड पड़ जाते हैं। ठीक, तो अरावली पर्वत एक प्रकार की सबसे प्राचीन और वलित पर्वत। वलित पर्वत, तो इसकी उत्पत्ति तो बहुत पहले हुई होगी। हाँ, 570 मिलियन वर्ष पहले बन चुका था। 570 मिलियन वर्ष पहले बन चुका था, मिलियन ईयर्स पहले बन चुका था, बहुत पुराना। इसलिए इसका नाम भी पूछे, प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। प्री कैम्ब्रियन काल में, ये नाम भी पूछा हुआ, पेपर में पूछा हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई। कैम्ब्रियन बिरयानी कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल कब? लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति। और जो अरावली पर्वत है ना, मैं एक मोटे मोटे तरीके से यहाँ एक अरावली पर्वत बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये अरावली पर्वत है। और जो अरावली पर्वत है ना, ये वाला भाग, इसकी एक शाखा तो ऐसा निकल जाती है, ऐसा, एक शाखा ऐसे निकल जाता है रायसीना हिल्स की तरफ, और एक ऐसे निकल जाती है। कितनी शाखा निकल जाती है इसके अंदर? तो 2। ठीक, एक तो इधर चली जाती है रायसीना हिल्स की तरफ, एक ऐसे मुड़ जाती है इधर पंजाब हरियाणा की तरफ। समझ में आ बात है? ठीक, तो कितनी शाखा निकल जाती है इसमें? 2। एक तो रायसीना हिल्स की तरफ चली जाती है इधर, और ये हमारा अरावली पर्वत है। और जो अरावली पर्वत है ना, इसकी जो टोटल लंबाई दिखाई देगी तुम्हें 692 किलोमीटर के आसपास। कितनी? किसी पेपर में पूछने का, वो तो मैं याद रखता हूँ बस वैसे ही। लगभग कितने आसपास? 700 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ। तो 700 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ, तो थोड़ा बहुत नहीं है पर्वत ही। लेकिन इसकी खास बात पता क्या है? ये ना इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, और सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत यही है, अरावली पर्वत। और जो अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत लास्ट तुमको कहाँ तक दिखाई देगा? इसका जो अंतिम भाग ये लास्ट तक पता है कहाँ तक? यहाँ तक चला है। और यहाँ तक जहाँ तक चला है नहीं, यहाँ तक चला है, यहाँ तक। इस भाग को जिसका लास्ट का भाग है, जिसका सबसे लास्ट का भाग है, इसे हम पालनपुर बोलते हैं। पालनपुर गाँव का नाम है, और ये गुजरात के अंदर पड़ता, गुजरात के अंदर अहमदाबाद जिले में पड़ता। समझ में आई बात है? तो उसका जो लास्ट वाला भाग है उसका नाम है पालनपुर। कभी पूछा नहीं, पूछ लगा, लेकिन पालनपुर। और कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में याद रहेगी बात है? कहाँ से पड़ता है? गुजरात के अंदर। यानी अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात तक चला गया। उत्तर में देखो, उत्तर में यहाँ तक चला गया दिल्ली तक। कहाँ तक?
और दिल्ली के कहां तक, रिज तक, रिज, और रिज तक कहां तक, रायसीना हिल्स तक, रायसीना हिल्स, वहां नहीं दिखाई देने का, देख लो आप, अरावली पर्वत दिख रहा है। अच्छा कहाँ से, अहमदाबाद, अहमदाबाद पूरे जिले का नाम हो एक बड़े, हाँ उसके अंदर एक छोटा सा क्षेत्र का नाम है पालनपुर, समझ में आया आपको? इधर देख लो, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? हम यहाँ सारे में घूमे हुए हैं, पालनपुर में भी, अहमदाबाद से सब जगह चक्कर काट रखे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यो अरावली पर्वत है ना, ये अरावली पर्वत बेटे, इस अरावली पर्वत नहीं पता चला हम, इस अरावली पर्वत है ना, ये अरावली पर्वत ऐसे धंसता चला गया, ऐसा किसके नीचे चला गया, यूरेशियन प्लेट के नीचे चला, तो इसका मतलब ऐसे धंसता चला गया, ये भाग ऊंचा होगा, ये भाग छोटा होगा, भाग्य में ऐसा, जो मजनू टीला ना उसकी ऊंचाई कम हो, वो 600 मीटर के आसपास है, 500-600 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है, और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना पीछे की, गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की, सबसे ऊंची चोटी जो राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही, और जो गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर के आसपास है, 1722 मीटर के आसपास है। इसलिए मुझे पता लगा अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप ना, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप, आज समझ में, ये ना इसका धीरे धीरे इसका अपक्षय होता चला गया, ये टूटता फूटता चला गया, अपर्दन अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये ना हवाओं ने काट काट कर इसका विनाश कर दिया, और बहुत छोटा हो चुका, एक तो तरीका हो चुका, और दूसरा तरीका ये होगा, ये धीरे धीरे इंडियन प्लेट नीचे इसके धंसती चली जा रही है, समझ में आया बात है, इंडियन प्लेट इसके नीचे धंसती चली जा रही है, एक जगह तो टूट गई है, आया समझ में, वहां पर नर्मदा नदी घाटी का निर्माण हुआ, समझ में आया बात है, वो दिक्कत यहाँ तक बुझा रहा है। ये वाला बताओ, जो अरावली पर्वत है वो अंतिम समय में लास्ट दक्षिण में कहां तक फैला हुआ, पालनपुर तक, अहमदाबाद गुजरात तक, याद रही बात या, और दिल्ली उत्तर में कहां तक चला गया, दिल्ली तक, दिल्ली के रिज तक, रिज रायसीना हिल्स तक, यहाँ रायसीना हिल्स पड़ता है भाई, दिल्ली रिज पड़ता है, यहाँ रायसीना हिल्स पड़ता, और नीचे यहाँ पालनपुर पड़ता, पालनपुर, पालनपुर नहीं है, पालनपुर हो, वो पालनपुर की कहानी तो 9वीं क्लास में, ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स लिखा हुआ था यहाँ से, जो सब जो मैं यहाँ लिखा हुआ था मैंने यहाँ बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लेकिन एक इसकी खास बात ये भी है, यो ना एक प्रकार का अपशिष्ट पर्वत भी है, इसका मतलब समझो क्या हो, इसका मतलब होगा यहाँ तो ऊंचा था, धीरे धीरे और घटता चला गया, कहीं कहीं तो 150 किलोमीटर का आसमान के बीच में गायब भी हो गया, अपर्दन अपक्षय क्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों ने काट कर घर भी बना लिए, रास्ते बना लिए, 150 किलोमीटर तक नहीं दिखाई देने का तुम्हें, अगर दिखाई दिखा दूंगा हरिद्वार में दिखाई दे, बस उससे पहले कहीं दिखाई देता रास्ते में सब साफ, क्योंकि धस चुका ना, धीरे धीरे गहरे में जा चुका है, समझ में आ बात है, इसलिए ऐसा जो भाग गहरे में जा चुका, इसलिए ऐसे पर्वत को ना, अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अपशिष्ट का मतलब बचा खुचा, अपशिष्ट का मतलब क्या हो, बचा खुचा पर्वत, ऐसे समझ में। उत्पत्ति कब हुई इसकी? परसों नुगारी परसों ये बनाया परसों, अरावली पर्वत परसों बनाया, इनसे मिल लो। इसकी खास बात बताऊं तुम, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ऐसे बनाता हूं मैं चोटी, त्रिभुज क्या करके चोटी है, वाली है ये वाली नहीं, यहाँ इसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जो गुरु शिखर है ना, जो गुरु शिखर ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, याद रखनी तुम, कोई पेपर पूछ ली, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही, गुरु शिखर। इसकी खास बात पता क्या गुरु शिखर की? यहाँ ना गुरु शिखर के यहाँ डायरेक्ट बराबर में एक स्थान और बहुत फेमस है, वो ना हरिद्वार का, उसका राजस्थान का शिमला कहलाता है, राजस्थान का शिमला कहते हैं उसे लोग, उसका नाम है माउंट आबू। आज ये भी एक चोटी है की, इससे छोटी आई है, गुरु शिखर तो चोटी आई है, माउंट आबू। और यहाँ माउंट आबू ना, चुप हो जाओ, राजस्थान के शिमला में लेके चलते हैं, राजस्थान के लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए, राजस्थान का क्या बोलते हैं? शिमला, राजस्थान का शिमला बोलते हैं। और प्रसिद्ध दुनिया का जो जैन मंदिर है, दुनिया का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ना, दिलवाड़ा मंदिर, आया समझ में, वो भी यहीं स्थित है, माउंट आबू के पास है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा, राजवाड़ा नहीं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर वो भी यहीं स्थित है, माउंट आबू के पास। ये दूसरी ऊंची चोटी, इसका नाम है माउंट आबू,
माउंट आबू, ये ना एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ये प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यो माउंट आबू। समझ में आ बात? यो भी गुरु शिखर के पास ही कुछ दूरी पर माउंट आबू ये प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। माउंट आबू को हम ना राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान के लोग जबरदस्त मात्रा में यहाँ आते हैं। और यहाँ इसके बराबर में ना प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो गुजरात के सोलंकियों ने बनवाया था। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कि समझ में आया था गुजरात के सोलंकी, दोनों सोलंकी वहां के राजा थे गुजरात के। समझ में आया बात? जिनका मुकाबला सिकंदर से भी हुआ था। पता ही नहीं जब तुम्हें कुछ आया समझ में। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई? चले मुझे ये बता दो, अरावली पर्वत के बारे में इतनी बातें याद रहे क्या? अरावली पर्वत की लंबाई लगभग कितनी होगी तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से क्या पता है? जितनी आई इतनी होगी तुम्हारे हिसाब से मंत्री को थोड़ा, ये तो लगभग 700 के आसपास, 600 के अंदर लगभग 700। ठीक, उसके बाद इसका विस्तार कहाँ तक? गुजरात के पालनपुर अहमदाबाद से लेकर आए समझ दिल्ली के रायसीना हिल्स, लगभग 792 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ है। याद रहिए बात? कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताओ इसकी जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। क्रीम नहीं है, प्री कैम्ब्रियन काल है। नकल उतार ले मेरी। प्री कैम्ब्रियन काल, तो प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई। आए समझ में? ये दिल्ली के रिज तक फैला हुआ, रिज रायसीना हिल्स तक। आए समझ में? इसकी खास बात पता क्या है? इसके जो ये पुराना वाला भाग, मैम प्लीज चुप हो जाओ, जो ना अरावली पर्वत की ये खास बात है, इसका जो पश्चिमी भाग है ना, इसका जो पश्चिमी भाग है, इसी पश्चिमी भाग में ना जबरदस्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में बड़े बड़े खनिज पाए जाते हैं। जस्ता, तांबा, तांबे की खान यहाँ बहुत फेमस है। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी खान 10वीं क्लास में था क्या? मुझे पता है वैसे। ठीक है, खेतड़ी तांबे की खान है, यहाँ से तांबे की खान वो बहुत फेमस है यहाँ। तांबा, जस्ता, ये सब चीजें निकाल ले जाए यहाँ तक, अरावली पर्वत के अंदर तक ये भी सब मौजूद है। बड़ी मात्रा में इसके अंदर भरपूर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ तक खनिज निकाले जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात बताओ, मुझे समझ में आई नहीं आई? केवल हम ना अरावली पर्वत ना इसका विश्लेषण कर लिया और तुम गूगल करके ना जो थोड़ा बहुत डाटा और कलेक्ट कर लेना अरावली के बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से एक छात्र को इतना पता होना चाहिए, समझ, एक छात्र को इतना पता होना चाहिए कि मेरे को मैं कहाँ तक गहरे तक चला गया, मैं इतिहास तक भी जोड़ दिया से जाकर। समझ में आई बात? मैंने तुम्हें बताया अरावली पर्वत इतने साल पहले बढ़ा, इस काल में बढ़ा, यहाँ तक फैला हुआ, इसकी लंबाई इतनी। आज समझ में? इसकी बराबर में एक और चोटी माउंट आबू, उसके बराबर में मंदिर भी जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आज समझ में? इसका निर्माण भी सोलंकियों ने करवाया था, गुजरात के सोलंकी ने। यार भाई कहाँ तक बताऊंगा यार? और क्या, वही जाकर नाला देखोगे, इसके पीछे नाला भी चल रहा है। आज समझ में? बताओ। दिस डायलॉग बहुत पुराना, समझ में आया? बहुत पुराना, दिस डायलॉग बहुत पुराना, दिस डायलॉग बहुत पुराना। प्लीज। कौन सी? नहीं तो मैंने पढ़ी, मैंने नहीं सुनी, मैंने खुद पढ़ी। आज हमने अरावली पर्वत के बारे में देख लिया। अरावली पर्वत की ना कुछ खास बातें जो बच रही होगी। अरावली पर्वत में कोई खनिज तो नहीं पाया जाता, जो खनिज पाया जाता मैंने नाम ले दिया, और उसकी विशेषता तो नहीं है, कहीं इसका आर्थिक योगदान तो नहीं है। तुम खास अच्छी बातें इसकी, और क्या योगदान, क्या निकलता है यहाँ से जो भारत की जीडीपी में योगदान दे सकता होगा। समझ में आई बात? बढ़ाने में तो तुम इसकी अच्छी खास बात निकाल कर लेके चले आना। सांस्कृतिक कल्चर होगा कुछ यहाँ का फेमस, ठीक, पता कर आना। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अब मैं तो यानी कि तुम राजस्थान के अंदर घुस कर वहां का तुम डांस पढ़ाना स्टार्ट कर दो, घूमर ऐसे नाचते हैं वहां राजस्थान के अंदर। घूमर डांस नहीं होता क्या? ऐसा करते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ घूमर डांस करते हैं राजस्थान में। कलम, अभी हम ना भूलना मत,
मेरे प्यारे छात्रों भूलना मत बिल्कुल भी। अभी हम पता क्या क्या पढ़ रहे, अभी हम ये पढ़ रहे, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, अभी हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये ना जो जो अरावली पर्वत है, हेलो, ये जो अरावली पर्वत है ना, कैसा अपनी संपूर्ण जो इसकी भौगोलिक विशेषताएं थी पूरी तरह समाप्त कर चुका, खो चुका है। अरावली पर्वत हमने पढ़ लिया। कल हम विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। समझ में आया बात? यार जो अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत की एक खास बात और, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, इसे हटा दो। जो अरावली पर्वत है ना, इसकी एक खास बात और अरावली पर्वत की, सुन ध्यान से अच्छे तरीके से। ये अरावली पर्वत है राजस्थान के अंदर ना, राजस्थान के अंदर नदियों को दो भागों में बांटता है। कुछ तो नदियां इधर चली जाती है, कुछ नदियां इधर चली जाती है, कुछ नदियां इधर चली जाती है, कुछ नदियां इधर चली जाती है। जैसे राजस्थान के यहाँ पश्चिम भाग था, यहाँ तो निकलती, इधर ना यहाँ तो निकलती चली जाती है लूनी नदी, लवणीय नदी या लूनी नदी, लूनी कुछ रेखा इधर चली जाती है। आया समझ में? लूनी नदी खास बातों करके रखो तो भागो मानता है लूनी नदी ऐसे चली जाएगी। समझ में आया बात? तो तुम पता करना यहाँ तक अरावली पर्वत तक कौन कौन सी नदियां निकलती है, तुम पता करना अरावली पर्वत तक कौन कौन सी नदियां निकलती है। हाँ समझ में? नदियां और खनिज के बारे में सर्च करना तुम, नदियां खनिज, कौन कौन से खनिज निकलते हैं यहाँ से, कौन कौन सी नदी निकलती है और इसकी क्या क्या विशेषता अरावली पर्वत की। समझ में आया बात? है जितना ज्ञान ले रहे हो इतना ही कम, समझ में आया बात? है लेकिन इतना ज्ञान रखना जितना तुम पर निभजा। समझ में आया बात? है नहीं तो किसी जमाने में भूल जाओ जाकर इसी सब समझी चोटी गुरु से करती, ये भी नहीं याद रहता। इतनी बात बताया समझ में? कभी पता लग रहा काजल की तरह पन्ना भर रखा है यहाँ तक और याद नहीं आया यहाँ तक भी। समझ में आया बात? है इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ, आपने ये मैप बना सकते हैं। ओके, क्या कुछ पूछना, किसी बच्चे कुछ पूछना यहाँ तक, कुछ पूछ रहा? मैं फिर सलाह दे रहा हूँ, रिवीजन किस पर बल देना, रिवीजन पर। समझ में? आज की वीडियो